Hello friends, let's proceed with the further concept of sound waves. मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव समझाया था. मैं उसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, उसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए अगला आर्टिकल जो समझाऊंगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव or stationary wave in the organ pipes. Formation of standing wave or stationary wave in the organ pipe. इसके पहले भी हम स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन देख चुके हैं. कहां देखें, जरा उसको रिकॉल करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट उसी के एनालॉगस है, इसलिए हम पहले उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं. दो रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग बंधी हुई हो टाइटली. दिस इज अ स्ट्रिंग विच इज टाइटली सपोर्टेड at the two ends by the two rigid support. Now if it is vibrated, यदि इसमें कोई वेव मोशन डाली जाए तो उस वेव का रिफ्लेक्शन होता है इस एंड से और इस एंड से, और इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव मिलकर स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बना लेती हैं. यह स्ट्रिंग की कुछ इस तरह की सिचुएशन दिखने लगती है. हमने यह बात देखी कि इन दोनों एंड पर हमेशा नोड होता है और बीच में नोड और एंटी नोड बनते हैं. हमने यह भी देखा था कि यदि एक एंड से कोई रॉड बंधी हुई हो तो वह इस तरीके से वाइब्रेट करती है. दिस इज द स्टैंडिंग वेव इन द स्ट्रिंग. ट्रांसवर्स वेव के कंसेप्ट में हमने यह समझा था. लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बनाती हैं ऑर्गन पाइप के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गन पाइप? ऑर्गन पाइप इज अ सिलिंड्रिकल ट्यूब फिल्ड विथ एनी गैस और एयर. सबसे पहले मैं ऑर्गन पाइप लिखता हूं. ऑर्गन पाइप इज अ cylindrical hollow tube filled with any medium, and generally it's air, filled with any medium, and इधर मैं लिख देता हूं generally air. दिस इज ऑर्गन पाइप. जो फ्लूट होती है, फ्लूट, बांसुरी, दैट इज अ ऑर्गन पाइप. सेक्सोफोन, दैट इज अ ऑर्गन पाइप. वो जो हम जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जिसमें ट्यूब होती है और उस ट्यूब के अंदर एयर भरी हुई होती है, एंड वी यूज टू क्रिएट म्यूजिक, वी यूज टू जनरेट म्यूजिक बाय ब्लोइंग एयर इनटू इट, आर द ऑर्गन पाइप. जितने भी वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप ट्यूब देखते हो, ओपन ट्यूब देखते हो, वह ओपन ट्यूब में आप एयर ब्लो करते हो और उस एयर के ब्लो करने से वहां पर म्यूजिक जनरेट होता है. दैट इज अ ऑर्गन पाइप. जैसे कि बांसुरी, जैसे कि फ्लूट, दैट इज एन ऑर्गन पाइप. हम उसी ऑर्गन पाइप के बारे में और उस ऑर्गन पाइप में बनने वाला स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव को बड़े डिटेल में, एलाबोरेट में समझना चाहते हैं. देखिए, ऑर्गन पाइप भी दो तरह के होते हैं. वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन पाइप. द फर्स्ट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. closed organ pipe
and the second one is open organ pipe. Closed organ pipe is closed at one end while open at another end. It's closed at one end while open at another end. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होता है वह एक तरफ से तो क्लोज होता है, दूसरी तरफ से ओपन होता है। कुछ इस तरह का क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा। एक तरफ से यह क्लोज्ड है और दूसरी तरफ से यह ओपन है। वाइल ओपन ऑर्गन पाइप इज ओपन एट बोथ द एंड। ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और फिर दूसरा ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप इट्स ओपन एट इट्स बोथ एंड। जनरली यह ऑर्गन पाइप एयर से फिल्ड होते हैं। इनके अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें प्रेशर जो है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब होगा क्या जब हम इसमें कोई प्रेशर वेव सेंड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी प्रेशर वेव इज सेंड इनटू दिस पाइप, यदि इस पाइप के अंदर कोई हम प्रेशर वेव सेंड कर रहे हैं, इस पाइप के अंदर प्रेशर वेव सेंड कर रहे हैं, तो वह प्रेशर वेव पाइप के अंदर ट्रेवल करते हुए इस क्लोज्ड एंड से टकराएगी। क्लोज्ड एंड से टकराने के बाद वह रिफ्लेक्ट होगी। फिर वह जब ओपन एंड पर आएगी तो ओपन एंड पर भी प्रेशर वेव का रिफ्लेक्शन होता है। फिर ओपन एंड से वह प्रेशर वेव टकराएगी और इस तरह से इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव यह दोनों सुपर इंपोज कर जाएंगी, यह दोनों इंटरफियर कर जाएंगी और इन दोनों के इंटरफियर करने से वहां पर स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। इसी तरीके से ओपन पाइप में यदि हमने कोई प्रेशर वेव सेंड करी, इफ एनी प्रेशर वेव इज सेंड इनटू दिस ओपन पाइप, तो यह प्रेशर वेव इस सिलिंड्रिकल ट्यूब के अंदर ट्रेवल करते हुए इस एंड पर जाएगी। इस एंड पर वह प्रेशर वेव टकराएगी और टकरा के लौटेगी। ध्यान रहे, जैसा मैंने बताया है कि प्रेशर वेव रिजिड एंड से भी टकरा कर लौटती है और ओपन एंड से भी टकरा कर लौटती है। तो इस ओपन एंड से वह प्रेशर वेव टकरा कर लौटेगी और फिर वापस इस ओपन एंड पर आएगी, इधर से फिर वापस वहां टकरा कर लौटेगी। इस तरह से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव इंटरफियर करेंगी, सुपर इंपोज करेंगी और इनके सुपर इंपोजिशन से वहां पर स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा। और उसी को हम बड़े डिटेल में समझना चाहते हैं कि इन दोनों केस में किस किस तरह से अलग अलग सिचुएशन में स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बनेगी। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विद द एनालिटिकल ट्रीटमेंट। जैसे हमने इधर पहले एक एनालिटिकल ट्रीटमेंट समझा था, उस एनालिटिकल ट्रीटमेंट को जो हमने स्ट्रिंग के केस में समझा था, इधर इसको एक बार रिवाइज भी कर लेना चाहिए। एक बार पेजेस टर्न करके लेक्चर्स पीछे के जाकर देख भी लेना चाहिए, क्योंकि बार बार सेम डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे। अब हम सीधा सीधा लिखेंगे। देखिए, इधर प्रेशर वेव, जैसे मैंने कहा है कि जब लॉन्गिट्यूडनल प्रोपोगेटिंग वेव ट्रेवल करती है तो वहां पर दो तरह की वेव कंसेप्चुअलाइज होती है, एक तो प्रेशर वेव और एक डिस्प्लेसमेंट वेव। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव ये π/2 के 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होती है। हम इधर एनालिसिस किसी भी वेव से कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से एनालिसिस लिखकर बताऊंगा। अच्छा, एक बात जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाई थी वो एक बार और रिकॉल करा दूं। क्लोज्ड एंड
यह जो क्लोज्ड एंड है इट्स अ रिजिड एंड। इस रिजिड एंड पर कोई डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का नहीं होगा। इस रिजिड एंड से यदि कंप्रेशन हिट करता है तो कंप्रेशन ही रिबाउंड करेगा। क्लोज्ड रिजिड एंड से कंप्रेशन के टकराने पर कंप्रेशन ही रिबाउंड करता है, कोई फेस चेंज नहीं होता है। द फेस चेंज when a pressure wave gets reflected at this end would be 0, while for an open end पर जब कोई प्रेशर वेव टकराती है तो जैसा मैंने समझाया, यदि कंप्रेशन वेव टकराएगी तो लौटने वाली वेव जो होगी वह रेयरफैक्शन वेव होगी। यदि कंप्रेशन वेव टकराती है तो लौटने वाली वेव रेयरफैक्शन होगी, और यदि रेयरफैक्शन वेव टकराती है तो लौटने वाली वेव कंप्रेशन होगी। इसका मतलब फेज चेंज बाय पाई टेक्स प्लेस व्हेन अ प्रेशर वेव हिट्स अ ओपन एंड ऑफ द ट्यूब। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब सबसे पहले मैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट बताता हूं। मैं इधर एनालिटिकल ट्रीटमेंट लिख देता हूं। एनालिटिकल ट्रीटमेंट, जनरली एनालिटिकल ट्रीटमेंट बड़े ध्यान से देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। कई बार इसे बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं होती है, मगर इसके जो कंक्लूजन्स है उन्हें थॉरोली दिमाग में बैठा लेना चाहिए, उन्हें जरूर रट लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंसिडेंट प्रेशर वेव, यदि हम इंसिडेंट प्रेशर वेव लिखते हैं P1 इज इक्वल टू P0 साइन ओमेगा टी माइनस kx, दिस इज इंसिडेंट प्रेशर वेव। ऑर्गन पाइप में P1 मैंने इंसिडेंट प्रेशर वेव लिखा, P0 इज प्रेशर एम्पलीट्यूड, साइन is the function, omega is angular frequency, k is angular wave number, and minus sign denotes that the incident pressure wave is traveling along positive x-axis. Incident pressure wave positive x-axis के along travel करता है। मैंने incident की स्पेलिंग गलत लिखी, जरा इसको सुधार दूं। इंसिडेंट, नाउ यह प्रेशर वेव रिफ्लेक्ट होती है, एंड नाउ लेट्स राइट रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव। रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव P2 is P0 sin omega t plus kx. This is the reflected pressure wave P2. P0 is the pressure amplitude. मैंने यह एज्यूम करा कि प्रेशर एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया। ऐसा कब होएगा? जब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो। टकराने पर, ओपन एंड पर या क्लोज्ड एंड पर टकराने से किसी तरह से कोई एनर्जी का यदि लॉस नहीं होता है तो जो कंप्रेशन का प्रेशर एम्पलीट्यूड होएगा वही रिफ्लेक्शन के समय रिफ्लेक्टेड वेव में कंप्रेशन का प्रेशर एम्पलीट्यूड होएगा। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं आता है यदि कहीं एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। साइन फंक्शन वही का वही रहा। हमने कहा एक इमेजिन कर लेते हैं अभी कोई जो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ऐसा अभी हम इमेजिन कर लेते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रही, एंगुलर वेव नंबर सेम रहा, बस इधर प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस हो गया। Now what do this plus sign indicate? This plus sign indicate that the reflected wave is traveling along negative x-axis. Now, अब मैं लिखता हूं resulting pressure wave. Resulting pressure wave. यह दोनों वेव सुपर इंपोज करती है, इंटरफियर करती हैं इधर ट्रेवल करने वाली वेव और इसी तरह से एक रिफ्लेक्टेड वेव होगी। यह दोनों वेव आपस में सुपर इंपोज करती हैं। रिजल्टिंग प्रेशर वेव
P would be given by P1 plus P2, or this resulting pressure wave P would be given by P naught sin omega t minus kx plus P naught sin omega t plus kx। और इसे हम ऐड इसके पहले लेक्चर में भी करके दिखा चुके हैं, अभी भी हम करके दिखा देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, पी नॉट तो कॉमन आ जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी इज साइन प्लस सी प्लस जी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस जी बाय 2। मैं वह कंसेप्ट लगा देता हूं और इधर मुझे दिखने लगेगा साइन सी प्लस जी बाय 2, जब मैं करूंगा तो साइन ओमेगा टी और कॉस के एक्स, 2 पी नॉट कॉस ऑफ के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ standing wave or stationary wave, equation of standing wave, standing or stationary wave। यह जो इक्वेशन बनी है, this is the equation of standing or stationary wave। मैं इसी चीज को डिस्प्लेसमेंट वेव से भी लिख सकता था। मैं डिस्प्लेसमेंट वेव से भी एक बार लिखना चाहूंगा, क्योंकि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव कहीं ट्रेवल करती है तो वहां पर दो तरह की वेव कंसेप्चुलाइज की जा सकती है, एक तो प्रेशर वेव और एक डिस्प्लेसमेंट वेव। देखिए इस तरह की इक्वेशन हमने एग्जैक्टली वहां पर स्ट्रिंग्स में जो हमने स्टैंडिंग वेव लिखी थी वहां पर लिख रखी थी। मैं इसी चीज को डिस्प्लेसमेंट वेव से भी लिखता हूं, इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव। S1 is equal to S naught cos of omega t minus kx। जरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेव जब लिखूंगा तो वहां पर कॉस टर्म आ जाएगा। S1 is equal to S naught cos omega t। कॉस टर्म क्यों आया? S naught तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हुआ, साइन की वजह कॉस क्यों आया? क्योंकि साइन और कॉस में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का होता है, और हम जानते हैं प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव पाई बाय 2 के फेज डिफरेंस पर होती हैं। इसलिए इधर जब साइन फंक्शन है तो इधर कॉस फंक्शन दिखने लगेगा। इसी तरीके से मैं रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव लिखता हूं, रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव S2 equal to S naught cos of omega t plus kx। जरा देखिए, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं है, कॉस फंक्शन सेम रहा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रही, एंगुलर वेव नंबर सेम रहा, सिर्फ प्लस और माइनस में फर्क आया। माइनस साइन का मतलब है द वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और प्लस साइन का मतलब है द वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यह दोनों वेव सुपर इंपोज करती है, इंटरफियर करती है। अब हम कहते हैं रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट वेव, रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट वेव would be S equal to S1 प्लस S2, और यह हो जाएगा S is equal to
S1 प्लस S2 लिखूंगा तो S1 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस S0 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स. Now this is cos C plus cos D. It's a sin C minus D by 2 into sin C plus D by 2. S is equal to S naught into this minus this by 2 sin of, और this minus this करता हूं kx 2s naught into sine of omega t. Once again we obtain, this is the equation of standing wave or stationary wave. Once again this is equation of stationary wave. इस तरीके से इस ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बनेगी, जिसमें प्रेशर नोड, प्रेशर एंटी नोड बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट नोड, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनेंगे. किस तरीके से बनेंगे वही चीज मैं समझाऊंगा. पहले यहां तक की सारी चीज लिख लीजिए, मैं आगे के लेक्चर को, आगे कंसेप्ट को समझाता हूं. प्लीज नोट इट डाउन. इधर मैं एक बाउंड्री बना देता हूं. प्लीज नोट इट. लेट मी मेक ए स्मॉल करेक्शन हियर. यह cos C प्लस cos D, इस जगह पर मैं इसे जनरलाइज इक्वेशन बनाने के लिए रिफ्लेक्टेड वेव को पाई के फेज डिफरेंस पर देख लेता हूं. इंसिडेंट वेव S0 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स और रिफ्लेक्टेड वेव पाई के फेज पर. यदि वो पाई के फेज पर हुई तो माइनस साइन आ जाएगा, इधर माइनस साइन आ गया, एंड यू विल गेट दिस. नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. अब किस तरह से स्टेशनरी वेव क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में बनेगी, किस तरह से ओपन ऑर्गन पाइप में बनेगी, एक एक करके हम समझेंगे. सबसे पहले क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में प्लीज. Now let us discuss in detail about closed organ pipe. सबसे पहले हम closed organ pipe के बारे में समझते हैं और डिटेल में, एलाबोरेट में समझेंगे. देखिए, दिस इज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. यह एक स्ट्रेट लॉन्ग सिलिंड्रिकल हॉलो ट्यूब है. दिस इज अ स्ट्रेट लॉन्ग सिलिंड्रिकल हॉलो ट्यूब. नाउ दिस इज ओपन एंड. मैं इधर लिखता हूं, दिस इज ओपन एंड ऑफ द ट्यूब एंड दिस इज क्लोज एंड ऑफ द ट्यूब. अब एक बात देखिए, क्लोज एंड पर इट्स अ रिजिड सपोर्ट, इट्स अ रिजिड एंड. इस जगह पर पार्टिकल्स बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे. वी हैव एयर फिल्ड इनटू इट, एयर फिल्ड इन इट. इस क्लोज्ड एंड जो कि रिजिड एंड है, इस एंड पर पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस जगह पर पार्टिकल कभी मूव नहीं कर सकेंगे. इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज हैव डिस्प्लेसमेंट नोड एट दिस एंड. इस एंड पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट नोड होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट नोड. और यह ओपन एंड है, फ्री एंड है.
इधर पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, इस जगह पर पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इनफैक्ट इस जगह पर पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, इस वजह से इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनेगा। इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड कैसे बनेगा वह सब मैं बताता हूं अभी। एक और बात, डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में π/2 का फेज डिफरेंस है। दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस है। इसका मतलब जहां मिनिमम डिस्प्लेसमेंट या जीरो डिस्प्लेसमेंट है वहां पर मैक्सिमम प्रेशर होगा। मतलब इस एंड पर प्रेशर एंटी नोड बनेगा। इस जगह पर हमेशा प्रेशर एंटी नोड बनेगा। जब भी स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा, जब भी स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा, तो इस जगह पर प्रेशर एंटी नोड, जबकि इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तब प्रेशर मिनिमम होएगा, प्रेशर का नोड बनेगा। एट दिस पॉइंट विल हैव मिनिमम डिस्टर्बेंस इन प्रेशर और प्रेशर नोड इस जगह पर बनेगा हमेशा। सबसे पहले क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में यह चीज देख लिया जाना चाहिए। अब एक और बात, जब इधर से, जैसे हमने कोई इधर से प्रेशर वेव सेंड करी, इधर से प्रेशर वेव सेंड करी, यह प्रेशर वेव ट्रेवल करती हुई इधर जा रही है। इफ द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इज L, द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इज L, यह जो ऑर्गन पाइप है इसकी लेंथ में L बोल देता हूं, इधर लिख देता हूं L लेंथ L। तो यह वेव, प्रेशर वेव या डिस्प्लेसमेंट वेव, हम प्रेशर वेव के टर्म्स में बातचीत करते हैं हमेशा साउंड में। प्रेशर वेव L लेंथ ट्रेवल करती है, इस क्लोज्ड एंड से टकराती है। इस क्लोज्ड एंड से कोई फेस चेंज नहीं होएगा। मैं इधर लिख देता हूं नो फेस चेंज, नो फेस चेंज एट दिस एंड। और बिना किसी फेस चेंज के, मतलब कंप्रेशन वेव टकराई तो कंप्रेशन वेव ही लौटेगी, रेयर फ्रैक्शन वेव टकराई तो रेयर फ्रैक्शन ही लौटेगा। और इस तरह से वह वेव लौटती है और लौटते हुए वह दोबारा L डिस्टेंस ट्रेवल करती है और फिर वापस वह इस ओपन एंड से टकराती है और ओपन एंड से टकराकर लौटती है। मगर ओपन एंड से टकराकर लौटने वाली वेव का फेस चेंज पाए से हो जाएगा। इस जगह पर फेस चेंज बाय पाई, इस जगह पर पाई से फेस चेंज हो जाएगा। अब जरा सोचिए, यह वेव जनरेट कैसे हुई है? वेव जनरेट करने का एक साधारण सा तरीका रहा है। इधर हमने ट्यूनिंग फॉर्क रखा, इधर हमने ट्यूनिंग फॉर्क रखा और इस ट्यूनिंग फॉर्क को हमने बीट करके इसके ऊपर होल्ड कर दिया इस तरीके से। तो यह जो ट्यूनिंग फॉर्क है यह वेव्स जनरेट करके इसके अंदर सेंड कर रहा है। ऐसे हमने ट्यूनिंग फॉर्क को बीट करा और इसके ऊपर रख दिया, तो इसके द्वारा प्रेशर वेव जनरेट हुई और वह अंदर तक गई, इस एंड से टकराई, लौट के आई और लौट के आकर अगली जो ट्यूनिंग फॉर्क के द्वारा जनरेटेड वेव है उसके साथ में वो इंटरफियर कर जाती है। पहली वेव ट्यूब के अंदर ट्रेवल करी, अंदर ट्रेवल करते हुए इस एंड से टकराई और टकरा के फिर लौटी। तो L डिस्टेंस तो अंदर जाते समय ट्रेवल करा, L डिस्टेंस बाहर आते समय ट्रेवल करा और लौटते समय ट्रेवल करा। इस तरह से टोटल 2L डिस्टेंस ट्रेवल करा और 2L डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जब वो फिर लौट रही है और इस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ
जो अगली जनरेटेड वेव है वो अब इसके अंदर जा रही है, ये दोनों वेव इंटरफेयर कर रही है। हम कहते हैं पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरिंग वेव्स। पाथ डिफरेंस बिटवीन interfering wave, interfering waves is equal to 12। यह पाथ डिफरेंस है। अब हम कहते हैं यह दोनों वेव जब इंटरफेयर करेंगे तो इनमें फेज डिफरेंस होगा। अब फेज डिफरेंस दो वजह से आएगा। एक देखिए, यह वेव, पहली जो प्रेशर वेव जो ट्रेवल कर रही थी अंदर तक गई, अंदर तक जाने के बाद इस क्लोज्ड एंड से टकराई। क्लोज्ड एंड से टकराते समय कोई फेस चेंज नहीं हुआ। फिर लौटी, फिर ओपन एंड से जब टकराई तो पाई से फेस चेंज हुआ। इस तरीके से 2L डिस्टेंस ट्रेवल करने पर इस ओपन एंड से टकराने की वजह से पाई से फेस चेंज आता है। दूसरा एक और फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज ड्यू टू दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, L प्लस L, 2L डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से फेस चेंज हो रहा है। मैं कहता हूं फेस चेंज ऑकर ड्यू टू द टू रीजंस। फेस चेंज बाय पाई, इधर लिखता हूं ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट ओपन एंड, और दूसरा फेस चेंज ड्यू टू दिस पाथ डिफरेंस। अब हम कहते हैं ओवरऑल फेस चेंज, फेस डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव, इंटरफेयरिंग वेव्स इज इक्वल टू, अब जरा देखिए पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेस चेंज होता है दैट इज गिवन बाय, रिकॉल करें वहां एक्सप्रेशन में इधर लिख देता हूं, फेस चेंज इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस। दिस इज फेस चेंज ड्यू टू पाथ डिफरेंस। तो फेस चेंज ड्यू टू पाथ डिफरेंस में लिखूंगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स की जगह लिखूंगा मैं 2L। डेल्टा एक्स की जगह पर मैं लिखूंगा 2L, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। दिस इज फेस चेंज ड्यू टू पाथ डिफरेंस। इधर मैं लिख देता हूं ड्यू टू पाथ डिफरेंस। दिस इज ड्यू टू पाथ डिफरेंस। अब फेस चेंज इस ओपन एंड से रिफ्लेक्शन की वजह से भी हो रहा है। जैसा मैंने बताया कि ओपन एंड से जब कोई वेव टकरा के लौटती है तो उसका फेस चेंज पाई से होता है। तो फेस चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाय ओपन एंड इज पाई। सो दिस इज द ओवरऑल फेस चेंज ऑफ बिटवीन द टू रिफ्लेक्टिंग वेव्स। इट्स 4 pi L, it's 4 pi L by lambda plus pi. This is the phase difference between the two interfering wave. कौन कौन सी इंटरफेरिंग वेव है? दो इंटरफेरिंग वेव को समझो, कौन सी है? यह प्रॉन्ग वाइब्रेट करा, ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करा। ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेट करने से, ट्यूनिंग फॉर्क को जब आपने बीट करा तो उसके प्रॉन्ग वाइब्रेट करे। एक बार वाइब्रेशन से एक वेव जनरेट होती है, दूसरी बार टू एंड फ्रो मोशन से दूसरी वेव, तीसरी बार टू एंड फ्रो मोशन से तीसरी वेव। इस तरह से हर बार जब ये प्रॉन्ग टू एंड फ्रो मोशन करता है ऐसे ऐसे तो वेव जनरेट होती है। यदि इसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है तो एक सेकंड में 256 बार ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर जाएगा और 256 वेव अंदर सेंड कर देगा एक सेकंड के अंदर। तो जब एक बार टू एंड फ्रो मोशन करा तो एक वेव उसने अंदर भेज दी,
वह वेव अंदर ट्रेवल करती गई, वह वेव टकराई, टकरा कर फिर वह लौटी, फिर यह वाइब्रेट तो कॉन्स्टेंटली करता जा रहा है, फिर एक और वेव इसने भेजी, तो इधर से टकरा के जो वेव इधर आई वो भी लौट रही है और एक और बार इस ट्यूनिंग फॉर्क के द्वारा जनरेटेड वेव इसके अंदर जा रही है। तो पहले वाली जनरेटेड वेव जो 12 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है वह वेव, और अभी जो वेव अंदर इंटर कर रही है, यह दोनों वेव इंटरफियर कर रही है, यह दोनों वेव सुपर इंपोज कर रही है। यह दोनों वेव सुपर इंपोज करेंगी तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो सकता है। अब इन दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस है 12 और इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस है दिस इज द फेज डिफरेंस ड्यू टू दिस इज ड्यू टू पाथ डिफरेंस। यह जो है फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस है, और यह जो टर्म है दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट ओपन एंड। इस तरीके से यह दो टर्म्स बन रही है। नाउ अब हम कहते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव दे शुड इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली। मैं इस बात को लिखता हूं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, दे शुड इंटरफियर, दे शुड इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली। वो जब कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगे तभी वहां पर एनर्जी एडअप होती जाएगी, एनर्जी एक्यूमुलेट होती जाएगी। एनर्जी एडअप होते जाने से, एनर्जी एक्यूमुलेट होते जाने से वह कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ में, बढ़ते हुए एम्पलीट्यूड के साथ में टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा और वहां पर प्रेशर वेव बनती रहेगी। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आवश्यकता क्या है कि ओवरऑल जो फेज डिफरेंस होना चाहिए दैट वुड बी even multiple of pi, that is phase difference must be even multiple of pi। तो मैं इस कंडीशन को इधर अप्लाई कर देता हूं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव 4 pi L अपॉन lambda प्लस pi, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2n pi। यह कंडीशन होनी चाहिए। और आयल से मैं पाई इधर ले जाता हूं, 4 pi L बाय lambda इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आयल से लेंथ L शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 1 lambda by 4 और wavelength lambda should be equal to 4L upon 2n minus 1. This must be the length of tube and this must be the wavelength, और you'll say वहां पर किसी भी रैंडम ट्यूनिंग फॉर्क के द्वारा स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव नहीं बनेगी। द फिक्स फ्रीक्वेंसी, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तभी इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए ही यदि कॉलम की लेंथ इतनी होगी, यह क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो कॉलम लेंथ है, इस फिक्स लेंथ के लिए ही वहां पर स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बनना है। इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ही वहां पर स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बनना है। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं
velocity is equal to wavelength into frequency, or the frequency is velocity upon the wavelength. This is the frequency of the tuning fork. This is the frequency of this tuning fork. अब वहां पर स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बनेगी ट्यूनिंग फॉर्क की फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए, और वो जो फिक्स फ्रीक्वेंसी है दैट इज गिवन बाय वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ की जगह पर मैं यह लिख देता हूं वेलोसिटी बाय 4L इंटू 2n-1। इस फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क के लिए, इस लेंथ के लिए, इस वेवलेंथ के लिए वहां पर स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बनेगी। मैं यह सारे पॉइंट को इस जगह पर लिख देता हूं एक साथ, और क्योंकि मैं बोर्ड पूरा साफ करूंगा और अलग अलग केसेस लिखूंगा, मैं इधर लिख रहा हूं द लेंथ मस्ट बी इक्वल टू odd multiple of lambda by 4, or wavelength must be equal to 4L upon 2n-1, or the frequency must be equal to velocity upon wavelength, or 2n-1 into velocity by 4L। इन सभी के लिए वहां पर स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बनेगी। पहले यह सारी चीज आप लिख लीजिए। मैं अब अलग अलग केस बताता हूं इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के साथ। फर्स्ट दिस वुड बी कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस वुड बी कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ closed organ pipe. Fundamental frequency of closed organ pipe। किसी भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फिक्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, उसी फिक्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए वहां पर स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बनती है। वहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, नोट्स और एंटी नोट्स का फॉर्मेशन होता है। मैं वह सिचुएशन पूरी बताता हूं। मैं इन सब बातों को भी दोबारा रिकॉल कराऊंगा। यह सारी चीज लिखी है, यह सारी चीज लिखी है, और अब अलग अलग केस मैं बताता हूं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। मैं एन की अलग अलग वैल्यूज रखूंगा और समझाऊंगा। इसे नोट डाउन कीजिए।